गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो आज हम तीनों वर्कशीट डिस्कस करेंगे, पहले साइंस की, फिर मैथ्स की और फिर हिंदी की। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ये 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का वीडियो है और जैसा कि आपको पता है हमने लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, वो स्टार्ट कर रखा था। तो लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस पढ़ा था। इसी से आगे समझते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्विंग इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, और ऐसा करने करके जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी के अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उनमें होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड फंक्शंस। तो अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं? तो बेटा आप एक बार अगर आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि अगर आप सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाती है। तो वो आप नाक से सांस लेते हैं, वो नाक से सांस अंदर जाती है और नाक से होते हुए भी आपके गले के अंदर आ जाती है। गले के अंदर आने के बाद वो और नीचे जाती है और फिर फेफड़ों में जाती है। तो सबसे पहला ऑर्गन जिसमें सांस जाती है बेटा वो होता है नोज़। नोज़ का क्या होता है? इट पोजेस अ कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स, टाइनी हेयर फॉलिकल्स कवर द interior lining of nostrils and act as the body defense against foreign pathogens and provide additional humidity for inhaled air। अब हमारे नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। उन बालों का ये फंक्शन होता है कि बाहर से जो धूल मिट्टी है वो आपके शरीर के अंदर ना जा पाए, वो बाल उन धूल मिट्टी को रोक लेते हैं। साथ ही साथ बाहर से आने वाली जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, उन सबको रोकने का काम ये करता है। उसके बाद अगर अपने गले पे आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये फील होगा कि आपका गला आगे से थोड़ा सा हार्ड है। वो हार्ड इसलिए है क्योंकि आपके गले में होता है लैरिंग्स। It is termed as Adam's apple or the voice box. It is the portion which rises and falls during swallowing of food particles। अब आप आज जब खाना खाएंगे तो अपने गले में हाथ रखिएगा, जब आप निवाला निगल रहे हो तो आपको फील होगा कि ये जो हिस्सा जो उठता है वो हिस्सा आपका लैरिंग्स होता है। एक और तरीका आपको लैरिंग्स को फील करने का बताता हूँ। अपने गले में 2 उंगलियाँ रखिए और कुछ भी बोलिए, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए तो आपको आपका गला कंपन करता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ प्रतीत होगा। वो जो वाइब्रेट कर रहा है बेटा वो आपका लैरिंग्स है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। लैरिंग्स के बाद अगला जो पार्ट है फेरिंग्स। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं वर्कशीट को। तो अगला जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? द नसल चैम्बर ओपन अप इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस टर्म्ड एज फेरिंग्स। इट इज़ अ कॉमन पाथ फॉर बोथ एयर एंड फूड। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंडपाइप। द एपिग्लोटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व्स एज द स्विच बिटवीन लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। अब होता क्या है बेटा, फेरिंग्स जो होता है ये इस जगह पे सिचुएटेड है कि आपके नाक से आने वाला पाइप कुछ इस तरीके से है, आपके मुंह से आने वाला पाइप कुछ इस तरीके से है, और दोनों पाइप नीचे जाके एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्किन का टुकड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब आप खाना खाते हैं तो ये स्किन का टुकड़ा आपकी नाक वाले हिस्से में लग जाता है ताकि इस टाइम आप सीधा खाना खाएँ तो वो आपके मुँह में से पेट में जाए। पर जब आप सांस लेते हैं तो यही स्किन का टुकड़ा यहाँ से अटके और नीचे मुँह में लग जाता है। तो आप जो सांस लेते हैं वो सीधी नाक से होती हुई फेफड़ों में चली जाती है। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप खाना खा रहे हैं, किसी ने आपको हंसा दिया, किसी से आपने बात कर ली, तो वो खाना खांसी करके आपके मुंह के अंदर, मतलब मुंह के अंदर ऊपर आ जाता है, आपके नाक में मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो खाना हमारे जो नाक की जो नस होती है, जो नाक का जो पाइप है, उसमें आने लगता है। और ऐसा करते समय फिर आपको जो भी कोई बड़ा होता है वो आपकी पीठ पर थपथपाता है ताकि ये खाना वापस नीचे चला जाए। अगला है ट्रैकिया। Trachea, the windpipe rises below the larynx and moves down to the neck. The wall comprised of C-shaped cartilaginous rings which protect it from collapsing। अब देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये आपका नाक है, यहाँ से नीचे गया तो ये आपका ट्रैकिया हो गया। और ट्रैकिया, ये जो पाइप है बेटा, ये पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। यही ट्रैकिया आपकी हवा को नाक से नीचे ले जाके और फेफड़ों तक ले जाता है। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। द ट्रैकिया स्प्लिट्स इंटू 2 ट्यूब्स टर्म्ड एज ब्रोंकाई which enter each lung individually. Bronchi divide into secondary, tertiary and bronchioles, which is further divided into alveoli। अब होता क्या है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी नस, मतलब जो पाइप है वो यहाँ तक जाता है, यहाँ जाने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। जब आपका ये जो मेन पाइप ट्रैकिया है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दोनों लंग्स की तरफ, एक राइट लंग की तरफ, एक लेफ्ट लंग की तरफ, तो उसको हम कहते हैं कि वो ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई से आता है बेटा एल्वियोलाई। The alveoli are single-celled, thin-walled balloon-like structure filled with air। तो एल्वियोलाई जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, बलून के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें हवा भरी हुई होती है।
एल्वियोलाई के बाद आते हैं आगे बेटा लंग्स। तो चीफ सेंटर्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, दे आर लोकेटेड इन द thoracic cavity of the chest near the backbone and on the either side of the heart. They are the pair of large spongy organs mainly involved in the exchange of gases between the blood and the air. Compared to left lung, the right lung is quite bigger and heavier. तो अब लंग्स जो होते हैं, मेन ऑर्गन तो लंग्स ही हैं सांस लेने के, और हमारा जो राइट वाला लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, हैवी होता है। मैं इसका कारण भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे हमारा दिल, हमारा हार्ट होता है, तो लेफ़्ट वाला लंग थोड़ा सा छोटा होता है ताकि वो हार्ट को जगह दे सके। राइट वाला जो लंग होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। अब इसके साथ साथ अब ये पढ़ लेते हैं कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फ़र्क है। तो इन्हेलेशन का मतलब होता है इनहेलेशन मतलब सांस का अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस का बाहर जाना। तो इन्हेलेशन में थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड, आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखिए और सांस लीजिए तो आप फील करेंगे कि आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ उठती है, और एक्सहेलेशन में जब आप सांस छोड़ते हैं तो यही चेस्ट अंदर की तरफ वापस जाती है। इन्हेलेशन में रिब्स यानी कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं छाती की, चेस्ट की, वो ऊपर की तरफ आती हैं, और एक्सहेलेशन में वो डाउनवर्ड्स मतलब वापस अंदर की तरफ जाती हैं। इन्हेलेशन में डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। डायफ्राम एक लेयर होती है, एक बेस होता है जिस पे हमारे चेस्ट के आसपास के सभी ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जिससे कि हमारे लंग्स में हवा अंदर आ सके, और एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम है वो वापस सिकुड़ जाता है। फिर है इन्हेलेशन, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस। तो लंग्स की जो वॉल्यूम है वो इन्हेलेशन के समय इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। और एक्सहेलेशन इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग। तो एयर जो है वो लंग से एग्जिट कर जाती है, बाहर निकल जाती है एक्सहेलेशन के टाइम पे। तो मुझे लगता है आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी साइंस की। अब जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखना है आज के क्वेश्चन आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का बेटा मेन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो यहीं से शुरू कीजिए कि एल्वियोलाई आर सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद एयर। और स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है मैंने लिखा है दैट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर लंग्स, दे आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिख दिया पूरा आंसर। और इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर लंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन है नेम द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा अभी ऊपर वही डिस्कस किया था कि एल्वियोलाई इज़ द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई जो है वो गैसियस एक्सचेंज की साइट है। एल्वियोलाई पे जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। एल्वियोलाई से ही ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसके अंदर आती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का डायग्राम आपको आपको डिफरेंस लिखना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहीं ऊपर आपको इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस लिख रखा है। यही डिफरेंस के 4 पॉइंट्स हैं। इन्हीं 4 पॉइंट्स को एकदम टकाटक तरीके से अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे आप, तो इन्हेलेशन वर्सेस एक्सहेलेशन का डायग्राम भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके 2 तरीके हैं करने के। या तो आप इस वीडियो में पहले फर्स्ट पेज पे जाके और डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, ये डायग्राम है, ये बना सकते हैं। या आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी की तो बुक के अंदर भी ये डायग्राम बना है। और तीसरी चीज़ अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप इंस्टाग्राम में जो हमारा पेज है उस पेज पे जाके डायग्राम देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने उसके अंदर पोस्ट किया हुआ है, वो डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा, तो उसको भी आप बना सकते हैं। तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, आप जिसको करने में कंफर्टेबल हैं वो कीजिए बेटा। अभी अपना ये तीसरा आंसर भी नोट डाउन कर लीजिए। चौथा हमने डिस्कस कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो अपने पेट पे हाथ रखिए और बताइए कि आपके पेट किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट भी अंदर बाहर करता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो अंदर बाहर करता है, सवाल ये है कि वो अंदर बाहर क्यों करता है, क्योंकि आप सांस तो चेस्ट से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, पेट का क्या काम। तो बेटा 1 सेकंड में डिस्कस कर लेते हैं पेट का क्या काम। देखिए लिखा है मैंने कि व्हेन वी ब्रीद इन द डायफ्राम टाइटन्स, फ्लैटन्स एंड मूव्स डाउन, सकिंग एयर इनटू लंग्स एज द डायफ्राम मूव्स डाउन, ये डाउन होगा DOWN, मूव्स डाउन, इट पुशेस द एब्डोमिनल कंटेंट्स डाउन which forces the abdominal wall
इन ऑफ एब्डोमिनल वॉल आउट, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो इसी की वजह से जो डायफ्राम होता है उसकी वजह से हमारा पेट जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है। ऐसे ही सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर की तरफ आएगा। तो ये रीज़न आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको आंसर 1 to 5 दिखेगा, 4th आपका डायग्राम है और 3rd आपका डिफरेंस है। तो मुझे लगता है बच्चों साइंस की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो आपको देते हैं कुछ पल का समय जिसमें आप इन आंसर्स को लिख सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, आपके जो सवाल है, आपको जो क्वेश्चन है उनका आंसर किया जाएगा। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप स्क्रीन को अभी भी पॉज करके कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा अगली वर्कशीट पे। तो आपकी अगली वर्कशीट जो है वो मैथ्स की है, वर्कशीट नंबर 26 आ गई है। एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ट्राई टू रिकॉल द डिस्टेंस डी बिटवीन 2 पॉइंट्स Px1 एंड Px2 इज गिवन बाय। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस कैसे आप निकाल सकते हैं। तो बेटा डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला से। आपको पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था ना, तो वो कहता है कि डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला भी हमने पिछली क्लास में अप्लाई किया था। आगे वो पूछते हैं कैन वी अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला इफ़ वी टेक मोर देन 2 पॉइंट्स। तो क्या हम 2 से ज़्यादा पॉइंट लें तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। आंसर इज़ येस, डिस्टेंस फार्मूला इज़ अप्लाइड फॉर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन एक बार में 2 ही लगा सकते हैं। तो आप 2 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 2, जितनी मर्जी बार आप चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। केस पहला है इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम कहते हैं ठीक है, ये ऐसा इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। अब उसने कहा एक्स एक्सिस पे है, तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई 0 होगा। तो पॉइंट हो गया एक्स 0। अब इस एक्स 0 का डिस्टेंस ए से निकालेंगे और इस एक्स 0 का डिस्टेंस बी से निकालेंगे। तो ये दोनों तरफ अप्लाई हमने योर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। अंडर रूट से अंडर रूट काट के आपके पास लास्ट में सिर्फ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ऐसे ही उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी किया, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। अब उन्होंने रिलेशन निकालने के लिए बोला। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, उन्होंने फर्स्ट वाले में आपको पॉइंट निकालने के लिए बोला, सेकंड में रिलेशन। क्यों? क्योंकि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं, 2 को नहीं निकाल सकते। अब पहले में सिर्फ आपके पास एक ही अननोन वैल्यू थी x, क्योंकि 0 तो y तो 0 हो गया था। लेकिन दूसरे में आपके पास 2 अननोन वैल्यू थी x और y। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी x और y की फॉर्म में आएगा, पॉइंट नहीं आएगा फिर को। चलिए समझ गए आप। इसी में कोलिनियर और ट्रायंगल। कोलिनियर और ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट बिल्कुल सीधी लाइन में। तो बेटा अगर 3 पॉइंट बिल्कुल सीधी लाइन में होंगे तो वो आपके पॉइंट हो जाएंगे कोलिनियर। और जो कोलिनियर होते हैं उसका केस क्या होता है, और अगर ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो कोलिनियर तब होंगे जब ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। बट अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट एक ट्राइंगल बना रहे हैं और फिर हम उस ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये इन्होंने ट्राइंगल का निकाला है, 3 बार डिस्टेंस निकाला और 3 बार डिस्टेंस निकाल के देख लिया, तीनों डिस्टेंस अलग थे। तो उन्होंने कहा स्केलिन ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है जिसके कि तीनों डिस्टेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब जो लास्ट केस है वो है 4 पॉइंट्स फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे बेटा तो याद रखिएगा, स्क्वायर जब होता है तो ए बी बी सी सी डी ए डी सब चारों साइडें बराबर होती हैं और दोनों रोम्बस जो दोनों डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी वो भी बराबर होते हैं। अगर रोम्बस होगा तो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर होंगे, लेकिन जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होंगे। अगर रेक्टेंगल है तो ए बी और सी डी बराबर होगा, बी सी और ए डी मतलब आमने सामने वाली साइडें बराबर होंगी, और साथ ही साथ इसके जो दोनों डायगोनल है वो भी बराबर होंगे। पैरेललोग्राम होगा तो उस केस में क्या होगा, चारों आमने सामने वाली साइडें बराबर होंगी लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होंगे। अब हमें क्वेश्चन दिए उन्होंने कुछ, नाउ यू आंसर दीज, किताब आप आंसर करो। तो पहला है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। तो आप बताइए कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। तो देखिए मेरे बच्चों, आपके सामने मैंने सॉल्व कर लिया। 3 पॉइंट दे रखे थे तो मैंने तीनों को लेट कर लिया, एक को ए, एक को बी और एक को सी। अभी आपको फॉर्मूला समझाया था कि अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अब मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया ए बी में,
और फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा ए बी। ऐसे ही ए सी निकाला, अब बी सी निकाला, तो बी सी हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। और इन दोनों को जब हम करेंगे तो इक्वल टू में रखा ए सी, तो ए और सी यानी 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 यानी कि 2 प्लस 4 हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है इसमें, और 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इसको सॉल्व किया मैंने, 16 प्लस ये आ गया मेरा 0 प्लस 4 कितना होगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 माइनस 3 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो अंडर रूट 16 प्लस 0 कितना होता है, अंडर रूट 16। अगला वाला सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा, ये 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो 4 अंडर रूट 4। ऐसे इस तरफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 3 माइनस 3 0। ये हो गया अंडर रूट 16, अंडर रूट 4, अंडर रूट 36। अंडर रूट 16 कितना होता है 4, अंडर रूट 4 कितना होता है 2, और अंडर रूट 36 6, तो टोटल हो गया 6 इक्वल टू 6, यानी कि दे आर कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोला द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -8, 5 एंड एक्स एक्सिस इज। अब बेटा डिस्टेंस निकालना था, एक्स एक्सिस का निकालना था, तो मैंने बहुत सिंपल तरीका अपनाया, मैंने ग्राफ बना दिया। अब -8, 5 था यहाँ पे, ये मैंने ग्राफ में -8 यहाँ तक लाया और 5 यहाँ तक लाया, -8, 5 यहाँ पे आया। मैंने देखा ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो मैंने कहा एक डिस्टेंस, 2, 3, 4, 5, तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है इसका। ये ग्राफ बना के सॉल्व कर लिया मैंने। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है उससे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में बोला है फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी। अब 1, 2, 3, 4 पॉइंट दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल पूछा है। तो यहाँ देखो आपको बताया था कि आपको ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, बी डी, ये 6 डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो मेरे बच्चों देखो मैंने 6 डिस्टेंस निकाल लिए। सबसे पहले निकाला ए बी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ए और बी के बीच में फार्मूला लगा के यहाँ से मेरा डिस्टेंस आया 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। डिस्टेंस फार्मूला मुझे लगता है अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बेटा मेरे बच्चों निकाला बी सी, तो बी सी हो गया 0 प्लस 6 और 2 माइनस 4, तो बी सी का आंसर आ गया 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स। फिर निकाला सी डी, सी डी का आंसर है 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। और फिर निकाला डी ए या ए डी, जिसको आप जो भी कहना चाहें। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस आया 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब ध्यान से देखिए, मैंने चारों लिख दिए, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ए बी और इसके सामने वाली साइड सी डी दोनों का बराबर है 3 अंडर रूट 2, और ए डी और इसके सामने वाली साइड सी बी इनका बराबर है 2 अंडर रूट 10। अब मैंने कहा डायगोनल निकालते हैं, ए सी निकालते हैं और बी डी निकालते हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये रेक्टेंगल है, और बराबर नहीं होंगे तो ये पैरेललोग्राम है। अब ए सी निकाला तो वो आ गया मेरा अंडर रूट 82, और बी डी निकाला तो वो आ गया अंडर रूट 34। अब अगर ए सी और बी डी बराबर नहीं है तो ये क्या निकला, ये बन गया आपका एक पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में तो बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। चलो बच्चों, मुझे लग रहा है आपने नोट डाउन कर लिया। स्क्रीन पॉज करके अपना आराम से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। अब मैं आगे स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, एक बार आपको पिछले वाले क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया था, कंफ्यूज मत होना, 2 यहाँ नीचे है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि हिंदी का है। अब हिंदी में अभी भी हमारा वही चल रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, बढ़े ही जा रहे हैं। चलो पढ़ लेते हैं। तुमहो तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुहि लगी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु का धोरा। अब जनि देई दोसु मूल लोगु, कुटुंब बालक बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब यहु मुन मर निहार माँ साचा। कौशिक कहा क्षमेउ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोनी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़हु बिन मोरे,
केवल कौशिक सील तुम होवे, नातः एह काट कुठार कुठारे, गुरहि उविन होतहु क्षम थोवे। गाधि सुनू कह हृदय हसी, मुनहि हवई अरहसूज, अड़मय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो भाषा जो इस कविता की अगर आप देखेंगे तो भाषा आसान नहीं है। अब इस भाषा के आधार पे अनुवाद पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं कि क्या है। तो इसमें आप तो मानो काल का हाँक लगा कर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया। बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इससे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तो परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर तो मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के उष्ण हो जाता है। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद से बनी हुई खाड़ है और रस की खाड़ नहीं जो कि मुंह मिलाते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। अब विश्वामित्र जी तो जानते हैं कि वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके जा रहे हैं। वो कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है, वो बहुत बड़े ज्ञानी और एक तरीके से अवतरित पुरुष हैं। तो उनको मारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि ये बात परशुराम को किस प्रकार समझाई जाए। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। तो इन शब्दों के अर्थ हमने ढूंढने हैं, फटाफट देख लेते हैं इनके अर्थ। तो बेटा पहला शब्द है कठोर, और कठोर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, कठोरा। दूसरा था मारे जाने योग्य, तो मारे जाने योग्य के लिए जो शब्द यूज़ किया वो मरनिहार, मतलब मरने के समान। फिर एक शब्द था क्षमा, तो क्षमा को जो शब्द लिखा वो था क्षमिह। लोग जो शब्द लिखे वो थे लोघु। और विश्वामित्र के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो था कौशिका या कौशिक। फिर होता है गिन्ना को गनही शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दया रहित को अकरुण मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके मन में करुणा या दया ना हो। फिर होता है लोह या फौलाद से बनी हुई, तो वो होता है अयमय मतलब जो फौलाद का बना हो। और गन्ने की बनी हुई मतलब ऊखमय। ऊख जो होती है बेटा, ऊख मतलब खेती होती है एक तरीके की, तो ऊखमय मतलब ऊख गन्ने को भी कहते हैं। तो गन्ने का बना हो मतलब ऊख मतलब जो हल्का है, और अमय मतलब जो बहुत कठोर है उसे अमय कहते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। लिख लीजिए, इन उत्तरों को साथ साथ ही लिखिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो बाद में। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र से लक्ष्मण के लिए क्या कहा, तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इससे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। यहाँ तक ये हो जाएगा दूसरा प्रश्न। तीसरा है, विश्वामित्र जी हृदय से क्यों हंसे। विश्वामित्र जी हृदय से हंसे क्योंकि उन्हें लगा कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं जो मुंह में जाते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी नासमझ बने हुए, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। तीसरा, इसीलिए उन पे थोड़ा हंसी भी आई कि भाई ये लोग समझ ही नहीं रहे, मतलब जो परशुराम है वो समझ ही नहीं रहे कि किससे बात कर रहे हैं। वो राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं जो भगवान का अवतार है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, और वो अभी भी अपने ही बारे में सोच रहे हैं परशुराम जी। तो ये आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने है। कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके पहले आराम से इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बेटा, चौथा प्रश्न, कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपना विचार लिखिए। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में लिखा है कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमता होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में कुछ आंतरिक गुण होते हैं। तो मैंने बहुत छोटा सा एक उत्तर लिखा है। आप इसी उत्तर को चाहें तो और बड़ा करके लिख सकते हैं। आप पूरा पैराग्राफ 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से कि कैसे हमें किसी व्यक्ति के गुणों को कम नहीं आंकना चाहिए। चलिए, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं फिर। पांचवा प्रश्न है कि कोई ऐसी घटना याद कर लिखिए जिसमें आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। तो मैंने बहुत छोटी सी घटना लिखी है कि मैंने एक बार एक बालक को एक कुत्ते को मारते हुए देखा था तथा मैंने उस बालक को समझाया और विरोध किया कि वे उस कुत्ते को ना मारे, क्योंकि सभी जीवों में प्राण होता है। तो आपने भी अगर अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया है, कुछ बड़ा काम किया, कुछ अन्याय होते हुए रोकने की कोशिश करी, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो 4 विशेषण ढूंढ के लिखने हैं, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे में। तो देखिए, वचन का हमने कठोर वचन, भयानक फरसा, कड़वा बोलने वाला बालक, तीखी धार का कुठार। तो 4 लिख दिए। वचन कैसे थे? कठोर थे। फरसा कैसा था? भयानक था। बालक कैसा था? कड़वा बोलने वाला था। और धार कैसी थी? तीखी धार थी। किसकी धार थी? कुठार की धार थी। तो बेटा, ये आपका आखिरी प्रश्न हो गया। मुझे लगता है आप सबको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ बच्चों। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।